सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 9 सितंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। तो आज हमारे सामने प्रथम पृष्ठ पे खबर है पश्चिम बंगाल को लेके। राज्यसभा से एमपी टीएमसी के उन्होंने रिज़ाइन करने के लिए लेटर दे दिया है अपना। इसके अलावा कई राजनीतिक खबरें हैं, उन पर ना जाते हुए हम सीधे अपने आर्टिकल्स की ओर जाएंगे। और आज के आर्टिकल्स में बात हो रही है लेट इट प्ले, डिले इन रिलीज ऑफ इमरजेंसी द फिल्म। ये छोड़ दीजिए। स्वच्छ भारत मिशन बिल्डिंग ऑन सक्सेस, द बिल्डिंग ऑफ अराउंड 11 करोड़ इंडिविजुअल हाउस होल्ड दैट राइन्स अंडर द स्वच्छ भारत मिशन हैज़ एवर्टेड अप्रॉक्सीमेटली 70,000 इन्फेंट डेथ्स एनुअली। मतलब घर में शौचालय होना, टॉयलेट होने की वजह से जो हाइजीन का माहौल हम बना पाए हैं, हाइजीन का माहौल, ऐसे माहौल की वजह से पहली बात तो हमने अच्छा हेल्थ बिल्डअप करा है, विशेषकर कहाँ का, ग्रामीण क्षेत्रों का या फिर शहरी घरों का जहाँ पे शौचालय पहले नहीं थे। और लगभग 70,000 इन्फेंट डेथ्स भी ख़त्म कर दिए चांसेस होने के। According to a recent study published in this prestigious science journal Nature, that shouldn't come as a surprise. Open defecation is a known source of water and food contamination. Besides disease transmission through the fecal oral route, repeated percentage of Indian households with no toilet facility falling from 55 to 39%. मतलब आसान भाषा में ओपन डेफेकेशन पहले लोग करते थे, अनहाइजीनिक रूप से बीमार भी पड़ते थे और आसपास की इन्वायरमेंट को भी प्रदूषित करते थे, पॉल्यूट करते थे डिजीज़ को लेकर। टॉयलेट्स के बन जाने से, टॉयलेट फैसिलिटीज़ के बन जाने से जितनी भी हेल्थ की समस्याएं हैं वो लगभग कम होती जा रही हैं। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जो डेटा दिया है कि बिना टॉयलेट वाले घर, हाउस होल्ड विद नो टॉयलेट फैसिलिटी, पहले जो 55% पे रुका हुआ था अब वो 39 पे आ गया है 15-16 आते आते। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने ये भी बताया है कि 19-20-21 सर्वे आते आते आपका 19% पा चुका है। मतलब कि गवर्नमेंट ने घरों में शौचालय बना के सक्सेसफुली इस योजना को अपने लक्ष्य तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करा है। Moreover, it isn't just early child mortality rates that need to come down. Equal important are stunting and wasting. क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर जहाँ पे ओपन डेफेकेशन की प्रथा थी लंबे समय से, वहाँ पे ये पाया गया था कि लोग बीमार रहते हैं, विशेषकर बच्चे बहुत ही कम उम्र से कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम को प्रोन हो जाते हैं। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन को शुरू करा गया था और इसका मेन औचित्य भी यही था कि ओडीएफ फ्री विलेजेस करने हैं, ओपन डेफेकेशन फ्री। इसी के संदर्भ में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने हमको बताया, जो डेटा अभी अपन ने यहाँ पे पढ़ा है ये वाला, कि जहाँ शुरुआत अपनी हुई थी तब 55% घरों थे जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं थे। वह 2016 आते आते 39% पे आ गए और 21 आते आते 19% पे आ गए। मतलब कि सरकार ने अपनी योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में टॉयलेट का निर्माण करा के बड़ा अच्छा काम करा है हाइजीनिक रूप में। अच्छी इम्यूनिटी बिल्डअप तभी होगी जब अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग की समस्या है, इनको भी एड्रेस करना है। These are again a result of both inadequate nutrition and poor absorption from the recurrent diarrhea and cholera. बीमारियाँ फैली हुई हैं कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर से। That's where a national sanitation program like Swachh Bharat Mission could have transformative role with the Jal Jeevan Mission.
द latter which envisions providing safe drinking water। देखिए पहले तो हाइजीनिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया, फिर जल जीवन मिशन से साफ पीने का पानी दिया। जब अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, अच्छा पानी रहेगा, तभी तो हम डायरिया, कॉलेरा जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे, विशेषकर कम आय वाले या निम्न आय वाले क्षेत्र के लोग। और जो नेचर जर्नल था, नेचर पत्रिका, इसमें बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल टॉयलेट एक्सेस और 30% एंड अबव corresponding with a substantial lowering of infant and under 5 mortality rate। तो जब नेचर पत्रिका के अध्ययन करते वक्त इनके रिसर्च एनालिस्ट लोगों ने पता एक रिपोर्ट निकालने का प्रयास करा, तो उन्होंने ये पाया कि जहाँ जहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से टॉयलेट्स वगैरह बनाए गए हैं, जल जीवन मिशन के माध्यम से साफ पानी प्रोवाइड कराया जा रहा है, उन गाँवों में या उन क्षेत्रों में चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और अन्य बीमारियां कम देखी गई हैं। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट्स में कमी आई है। Similar critical thresholds are possible when Swachh Bharat mission effects are combined with that of a universal pipe drinking water। बहुत अच्छा आर्टिकल है। अगला आर्टिकल पे जाएंगे। ये आर्टिकल है, देखो ये वाला आर्टिकल आपके किसी काम का नहीं, ये अभी चल रहे, मतलब आप पढ़ सकते हैं। देखिए मैं सिर्फ आपका टाइम बचाने के पर्पज़ से कहता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो पढ़ लो, मगर अभी ना इज़हार पैलेस्टाइन वाला मुद्दा चल रहा है, ये कंट्रोवर्शियल टाइप मुद्दा है, वो भी ऑन गोइंग है, अभी कंक्लूड नहीं हुआ है। यूपीएससी कभी टच नहीं करेगा इस टॉपिक्स को। या तो कंक्लूड हो गया हो, पहला पॉइंट, या उसका लिंक अगर वो ऑन गोइंग है तो वो डायरेक्टली इंडिया को अफेक्ट कर रहा हो। तो भैया वो डायरेक्टली इंडिया को अफेक्ट नहीं करता है, इंडिया सिर्फ एलआई है दोनों का। देखिए मैंने जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर गया, देखिए दो दुनिया है, एक तो न्यूज़ चैनल वाली दुनिया है जो कि एक ही पक्ष के बारे में कूद कूद के बोले जा रही है। मैं गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे, तो मैंने डाला कि उसमें इंडिया इज़राइल के रिलेशन क्या है। तो मैंने जो ऑफिशियली स्टैंड पाया है भारत का, वो है टू स्टेट थ्योरी। टू स्टेट थ्योरी, भारत पैलेस्टाइन का भी सपोर्ट करता है और भारत इज़राइल का भी सपोर्ट करता है, और अभी चल रहे हैं दोनों युद्ध में। तो अभी आप निश्चिंत रहिए, यूपीएससी इसको लेकर इतना गंभीर कभी नहीं पूछेगा कि आपको इस लेवल पे आके एक अंडरस्टैंडिंग करनी पड़े, मगर फिर भी आप अध्ययन के रूप में इसे पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दो राय नहीं है। ये आर्टिकल है आपका आरजीकर केस को लेके और उससे संबंधित लीगल और एस्पेक्ट्स को लेके, ये तो अपन को पढ़ना ही पड़ेगा। इन डिस्टिंक्ट डिपार्चर, और ये लेख लिखा है शाहरुख आलम जी द्वारा। In distinct departure from recent tradition, the Supreme Court of India has chose to acknowledge nationwide protests and address issues that the protests have brought to the forefront। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी आजकल एक्टिव हो गया है राष्ट्रीय मुद्दों पर विशेषकर। हम जानते हैं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुर्घटना हुई, महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसको लेके ये आर्टिकल हाईलाइट कर रहा है बहुत चीज़ों को। इन द प्रेजेंट केस द पॉपुलर प्रोटेस्ट सेंटर ऑन सेक्सुअल असॉल्ट एंड मर्डर ऑफ अ ट्रेन डॉक्टर इनसाइड हॉस्पिटल premises। द gruesome murder was followed allegedly by a series of lapses and procedural breaches by the hospital। समस्या यहाँ पे क्या आ रही है, पहली बात तो ऐसी घटना हो जाती है, दूसरी बात यह है कि हॉस्पिटल द्वारा जो समय समय पे काम करना चाहिए था, प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए था, क्या समय से पेरेंट्स को या गार्जियंस को इन्फॉर्म कर देना कि ऐसी दुर्घटना आपके बच्चे के साथ हो गई है। दूसरा, क्या तुरंत जो भी एक्शन लेना है मेडिकली या पुलिस के रूप में या किसी भी तरीके से तुरंत अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना, और स्विफ्टली और ज़रूरत के अनुसार जो एसओपी होता है उसे फॉलो करना, ऐसा कुछ भी नहीं करा गया। इसके बाद इसी केस में उजागर हुआ इन्वेस्टिगेशन लैकुनास। इन्वेस्टिगेशन में भी जो थकावट दिखाई इन लोगों ने, पुलिस ने, स्टेट ने, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एसओपी फॉलो होने चाहिए थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो फॉलो नहीं हुए। तो इस एक केस में इतने सारे मुद्दे हाईलाइट हुए हैं। In the first hearing, the court clarified that the incident in the hospital may have been the immediate cause of suo motu proceedings, but it intended to consider wider issues relating to violence at workplace। The court did not, however, contemplate the intersectionalities, the point where several margins intersect। मतलब कोर्ट हर बिंदु पर नहीं अपना टिप्पणी दे सकता है, कोर्ट कुछ चीज़ों पर ही ध्यान दे पाता है।
आगे बढ़ेंगे। द Imagine vulnerability to sexual assault and access to justice from the point of view of a woman who works in an unorganized sector and is typecast as an illegal immigrant who is homeless and has a physical or mental impairment. If there were to be assault on such a woman, how would public opinion form? Would her alleged status as an illegal immigrant overshadow the fact of sexual assault? बहुत ही अच्छा एक कटाक्ष रखा है कि सोचिए, चलिए तो डॉक्टर थी, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती थी, मेडिकल फील्ड में, क्या इनकी जगह कोई और होता जिसे कोई पहचान नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, वो भी इमिग्रेंट है, तो क्या यही सेम बर्ताव आप रखते? क्या प्रोटेस्ट होते? क्या कोर्ट संज्ञान लेता? Moreover, the directions seeking to make hospitals safer for health professionals are focused on greater policing and increased surveillance. ज़रूरत है कि वही अपना हॉस्पिटल को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराइए, पुलिस को सैनिटाइज करिए, मेडिकल मेडिकल स्पेसेस में थोड़ा दिमाग से काम करने के लिए. However, the Supreme Court order has provided opening on related issues. It validates the importance of media reports in contexts where the protesting public cannot trust state narratives. The state's response in the past has often been to discourage reporting from contentious protest sites. हम देखा कि स्टेट ने कैसे प्रयास करा मीडिया को मैनिपुलेट करने का, जर्नलिस्ट को अरेस्ट करने का वगैरह वगैरह. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा भाई ऐसा मत करिए, गलत है. As the court cautions the state from putting its might against protesters, it might be a good time to question the form of that such action takes. Sometimes it simply dismisses a cause as fake or motivated and choose not to engage with it. मीडिया पे थोड़ा सा पॉइंट आउट कर रहे हैं. आगे ये सब बातें इसमें करी हुई हैं, आप इसे देख लीजिएगा. जनरल आर्टिकल है, मतलब ये आर्टिकल एक आपका ना माइंड अवेकनिंग करने वाला है कि इस मुद्दे की टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहा आर्टिकल. ये आर्टिकल जनरलिटी पे जा रहा है, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे जा रहा है. एक मतलब ऑथर एक तरीके से ना ऊपर से देख के बता रहा है कि अगर घटना ऐसी हुई है तो ये इसमें क्या ऐसा होता, या फिर जो जो घटना एग्जैक्टली हुई हैं, मीडिया पीपल को अरेस्ट करना, इन्वेस्टिगेशन को बॉश करना, और आपका कोर्ट में प्रोसीडिंग्स में घुमा घुमा के चीज़ें लाना, इसी को लेके जनरल वो ऑब्जर्वेशन दिया है ऑथर ने, वो अच्छी तरीके से. और इतना बढ़िया ऑब्जर्वेशन देखे कि खुद एक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं, लग रहा था, जो इन्होंने बहुत ही आसान भाषा में, लाइट वेट भाषा में ये एक्सप्लेन करने का प्रयास करा है. और हम बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की ओर. 5 सूत्रास फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अमिताभ कांत एंड मधुमिता प्रेमा रामनाथन. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देखते हैं क्या है. अब डिजिटल इंफ्रा की बात आ रही है तो आपको मैं याद दिला दूं कि डिजिटल इंफ्रा में हमारा यूपीआई वगैरह भी आता है. हाल ही में आरबीआई ना वो भी ला रहा है यूनिफाइड क्रेडिट यूनिफाइड लैंडिंग प्लेटफॉर्म, है ना, ULI या ULP, मैं ही भूल गया. मतलब बेसिकली क्रेडिट वगैरह जो है लोन्स को स्विफ्टली प्रोसेस कराने के लिए, ताकि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा मनी पंप हो. इस सब के लिए UPI, ULI, UCI जो भी हैं डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, इनको चाहिए बेस में एक रॉक स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. India's remarkable achievement, blah blah blah. India's G20 task force recently released a comprehensive report outlining a global strategy for digital public DPI. The country now shoulders the responsibility of enabling countries. मतलब भारत अब खुद तो अच्छा हो ही गया डिजिटली, मगर अब भारत की जिम्मेदारी आ चुकी है कि विश्व को भी अच्छा करे. As the vision unfolds, the digital landscape is bustling with diverse stakeholders from private enterprises and government bodies to a non-profit organizations and think tanks. मतलब बहुत ही डाइवर्स हो चुका है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम. गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ साथ समाज भी इसे आगे बढ़ा रहा है. In the many digital public infrastructures, the challenge lies in identifying authenticity and maintaining the core essence of practice. A good GPI should harmonize technology with societal needs, ensuring security, scalability and inclusivity. एक गुड DPI क्या हो सकता है? DPI मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो समाज के हिसाब से काम करे, समाज के लिए काम करे, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ना हो और ज़िंदगी को आसान करने का प्रयास हो. As the digital world becomes increasingly complex, the need for dependable DPI solution has never been greater. Citizen Stack, endorsed by the Government of India, stands as a paragon of excellence and authenticity in its domain.
Citizens tax model is not just about technological prowess, it embodies a holistic approach to digital PIs. अब सिटीजन टैक्स इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने शुरू करा, इसके माध्यम से वो जनता को जोड़ रहे हैं इस डिजिटल क्रांति में, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप. In an era where digital solutions are proliferating and promises abound, the ability to identify a truly reliable and original platform is crucial. Citizen Stack offers this assurance. It is not just another DPI solution, it is the gold standard against which other solutions can be measured. मतलब जो Citizen Stack होगा आपका, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है. To delineate what constitutes a good DPI, Citizen Stack has formulated 5 guiding principles or sutras. पहला, uphold the citizen's relationship with the market and the state. Ensure that DPI is free from adverse influence that could distort the relationship. मतलब वो ये ना, जनता का साथ रखो, कस्टमर का विश्वास रखो. दूसरा क्या है, सेफगार्ड सिटीजन्स एम्पावरमेंट एंड प्राइवेसी. डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि हमें सुरक्षा देनी है कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को, हैकिंग से, डेटा लीक से. तीसरा है प्रिवेंट्स लॉक इन बाय कंपीटिंग मोनोपोलीज, इंश्योर इंटरऑपरेबिलिटी टू प्रिवेंट सिटीजन्स फ्रॉम बीइंग ट्रैप्ड. किसी भी तरीके से जो हमारा DPI है वो मोनोपोलिस्टिक ना हो पाए और हम वाइडर रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएँ कस्टमर्स को. फोर्थ है टेक्नोलॉजिकल रेगुलेशंस, लीगल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाए और कंप्लायंसेस हो. और पांचवा है पब्लिक प्लस प्राइवेट पार्टनरवेशन. ये सिर्फ सरकारी ना हो, इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी रोल हो, सपोर्ट हो. ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रा को बेहतर कर पाएंगे. और जिस हिसाब से हमारा देश आगे जाता जा रहा है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर माने तो DPI ही हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी हम अपनी अर्थव्यवस्था को और अच्छा कर पाएंगे. वरना अगर आप जितने भी जितने भी आप इनिशिएटिव लाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो भविष्य में क्रिप्टो करेंसी ही क्यों ना हो, चाहे वो UPI का कोई नया रूप क्यों ना हो, चाहे वो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस क्यों ना हो, कुछ भी हो, है ना, या कोई भी इनिशिएटिव हो गवर्नमेंट का, कोई भी स्कीम हो, हमें उन सब चीज़ों के लिए चाहिए एक स्ट्रॉन्ग DPI. अब उस स्ट्रॉन्ग DPI के हमने पॉइंट्स क्या बताया आपको, पॉइंट्स हमने बताया आपको. सबसे पहला क्या बताया पॉइंट, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि कस्टमर के लिए और जनता के लिए बेस्ट सर्विसेज, इजी नॉट कॉम्प्लेक्स. फिर दूसरा पॉइंट इसमें क्या था, दूसरा पॉइंट हमारा था सिटीज़न की प्राइवेसी, सिटीज़न की सेफ्टी, डेटा लीक्स से उसको बचा के रखना है ना. तीसरा पॉइंट इसमें क्या था, तीसरा पॉइंट इसमें था कि किसी भी प्रकार का मोनोपोली ना हो. मैं लिख ही देता हूँ आपको. देखो ये वाले आर्टिकल बड़े अच्छे होते हैं, या रट भी लोगे तो डायरेक्टली आप इकोनॉमिक्स वगैरह में लिख सकते हो. पहला पॉइंट क्या था, सिटीज़न अप्रोच, सिटीज़न के लिए अप्रोच करना है, सिंपल सॉल्यूशंस, सिंपल सॉल्यूशंस. दूसरा पॉइंट क्या है बताओ भाई, दूसरा पॉइंट बताओ जल्दी से. हैं, दूसरा प्राइवेसी, सिक्योरिटी, डेटा की, जनता निश्चिंत रहे, डेटा प्राइवेसी, डेटा लीक से सुरक्षा. तीसरा बताओ भाई, बताओ भाई. प्रिवेंट मोनोपोली, मोनोपोली ना हो DPI में, डिजिटल स्पेस में, कस्टमर को हमेशा वाइड सर्विसेज मिलें. चौथा पॉइंट क्या था, लीगल एस्पेक्ट्स पे ध्यान रखिए भैया, लीगल एस्पेक्ट्स बने, कंप्लायंसेस हो, ऐसा नहीं है कुछ भी अंधाधुंध चले जा रहा है, लीगल कंप्लायंस हो. 5 सूत्र जो अमिताभ कांत और मधुमिता जी ने बताए हैं, 5 सूत्र इस DPI को, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए. और पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट बताओ, ये खुद बताओगे, ये वाला मैं नहीं बताऊंगा. और मैंने आपको पहले बता दिया है कि DPI इज़ द फ्यूचर. DPI के माध्यम से ही हम आगे और रेवोल्यूशन ला पाएंगे गवर्नमेंट के गवर्नेंस में. ठीक है ना, 5 सूत्र हैं. अब आगे बढ़ते हैं. अगला आर्टिकल यहाँ पे एक ऐसी आई ड्रॉप के लिए जिसे लगाते ही आपकी चश्मों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रेस वू नाम की है.
Mumbai-based Entod Pharmaceuticals has announced the drug controller DCI, the country's apex drug regulator, has approved its new eye drop, which has been specifically developed to reduce dependency on reading glasses for individuals affected by presbyopia. प्रेसबायोपिया क्या होता है बताओ? साइंटिफिक फिनोमिना है आईज को लेकर. प्रेसबायोपिया इज एन एज related condition in which the eyes gradually lose the ability to focus on nearby objects. पास का दिखना कम हो जाता है प्रेसबायोपिया में. People usually start to develop presbyopia at around 40. According to doctors, spectacles are one of the most effective ways to manage presbyopia. How does presview work? अब इसमें आपको नहीं जाना है, ठीक है ना. ये सब डॉक्टरी वाला काम मत करिए. आई ड्रॉप लगाइए, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए 40 की उम्र के बाद. Is it a novel therapy? Although Entod's claims make it seem that Presview is a new therapy, pilocarpine, the main compound used in the eye drop, has been available in India for decades now. Speaking to the Indian Express, Dr. Mahipal Sachdeva, chairman of Center of Sight, a chain of eye hospitals, क्या कहा डॉक्टर साहब ने? While pilocarpine has been in use as first-line therapy for cataract, its property of temporarily improving the depth of focus is something that has been known for quite some time. और डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि इसमें जो इस्तेमाल करा जा रहा है ना पिलोकार्पाइन माने एकदम सही चीज़ है. कैटरेक्ट के इलाज में भी इसको इस्तेमाल करते हैं और इसके अच्छे रिजल्ट दिखते हैं और इसका फ़ायदा होता है. बस डॉक्टर साहब ने कह दिया, ख़त्म कहानी. ये आर्टिकल इतना ही था. आइडिया एक्सचेंज में ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर हैं फिलिप ग्रीन साहब हैं. इतना मत पढ़िएगा आप, ये आपका दिन निकल जाएगा, वरना फिर आप बाकी यूपीएससी की पढ़ाई कब करेंगे, है ना. चलिए आज के लिए रखते हैं, बाकी आर्टिकल ये वाला आप खुद से पढ़िएगा. मैंने सिर्फ एक आपको सहारा दे दिया थोड़ा सा. AIN वॉरफेयर को लेके है, ये वाला आप खुद से पढ़िएगा. सही, आज ही रखते हैं. अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए वेबसाइट पर डाल देंगे. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, आप भी आइएगा और कल फिर मिलते हैं.